जय भारतम बंधुओं डे 15 की क्लास में अब हम शुरुआत करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, आधुनिक भारत के इतिहास की। आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत करने वाले हैं हम। आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक। अधिकतर लोग ये जानते हैं कि कंपनी के शासन से आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है। आप कहीं जाइए, कहीं लोग दरबार लगा के बैठे हों, समूह में 10-12 लोग बैठे हों, उनसे ये पूछिए, ये चाचा ये कंपनी के शासन का होला हो, तो उसमें से एक विद्वान बोलेंगे, अब आ गधा कंपनी के शासन नहीं जाना। अरे जो ईस्ट इंडिया कंपनी रहे ना अंग्रेजन के, वह भारत में व्यापार करे आई रहे, अपन शासन स्थापित करेलस, तो यही से ओकरा के कंपनी के शासन कहल जाला, ऐसा बोलेंगे। तब तक एक उनसे थोड़े ज़्यादा विद्वान जो होंगे बीच में से उठ के वो बोलेंगे, अब आग मर दे, तू कहीं कि कौन गधा नहीं खा, समझदार बड़ा, वो खाली ईस्ट इंडिया कंपनी रहे। ईस्ट इंडिया कंपनी दू गो रहे, ये कहीं ना रहे। एगो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रहे जो ना ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहल जाला, आ एगो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रहे, फ्रांसीसी। एगो इंग्लैंड से आयल रहा सन, एगो फ्रेंच से आयल रहा सन, फ्रांस से। दोनों के नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रहे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी दू गो। तब तक एक और उनसे थोड़े ज्यादा विद्वान उठकर बोलेंगे, अब तू कहीं कहीं कि उतना समझदार बाड़ा, अरे भारत में खाली ई दू गो कंपनी ना आयल रहे शासन करे के नियत से, भारत में तो 6 गो देश की कंपनी आई रहे। तो आप उनसे जरा पूछिए कि अच्छा उस 6 गो देश कौन कौन है, कहाँ कहाँ से कौन कौन आया था, तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। सबसे बड़े जो विद्वान होंगे उनका भी मुंह बंद हो जाएगा। अगर कुछ बता भी दिए तो पूछिए कि कब आए थे, किस सन में आए थे, कहाँ पर अपनी पहली फैक्ट्री उन्होंने लगाई। तो अर्थियाने लगेंगे तो कहेगा, अरे ये तो लड़का कपाड़ चाट के उजर कर लेगा हैं। तो हम आपको बताते हैं, भारत में आधुनिक भारत के इतिहास की शुरुआत होती है यूरोपियन देशों से आए हुए उन व्यापारियों से जो व्यापार करने की नियत से पहले आए थे, फिर शासन स्थापित करने की सोचने लगे। और उनमें से एक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कामयाब भी हो गया, और बहुत बढ़िया कामयाबी उसको मिली। भारत को 200 साल तक गुलाम बना के रखा, लूटा भारत को कितना। खैर हम आगे बढ़ेंगे, पहले आप देखिए, सबसे पहले जो भारत में आया था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं आया था। सबसे पहले आया था भारत में पुर्तगाल। कौन आया था? पुर्तगाल। पुर्तगाल आए थे। पुर्तगाल देश है, अंग्रेजी में इसे पोर्चुगल लिखा जाता है, पुर्तगाल। तो पुर्तगाल जो देश है ये सबसे पहले आया 1498 में। 1498 में आपने पढ़ा होगा, वास्को डी गामा सबसे पहले भारत में आए, पहले यूरोपियन कंट्री से आए, पुर्तगाल से आए। कब आए? 1498 में आए। कहाँ पर आए? कालीकट में आए, सबसे पहले कालीकट में गए। 1498 में किस दिन गए किसी से पूछिए, नहीं बताएगा, हम बताते हैं 20 मई। तो पुर्तगाल सबसे पहले आए। फिर पुर्तगाल के बाद आते हैं डच, इनके 100 साल बाद आते हैं डच। 1600 ईस्वी में डच आते हैं। डच जो कि उस समय नदरलैंड के थे। नदरलैंड जो कि उससे पहले आयरलैंड का हिस्सा था, बाद में आयरलैंड से नदरलैंड अलग हो गया, और उस नदरलैंड से अब बेल्जियम भी अलग हो गया, एक बेल्जियम देश निकल गया। उस बेल्जियम में डच हैं, फ्रेंच हैं, तो ये सब कम्युनिटी अलग अलग उनकी है। तो डच उस समय नदरलैंड हुआ करते थे, नदरलैंड। तो ये डच 1600 में आए। डच के बाद आए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको इंग्लिश बोला जाता है, अंग्रेज। तो इसके बाद डच के बाद आए अंग्रेज। अंग्रेज के बाद कौन आया? ये 1602 में आए। अंग्रेज कब आए? 1602 में। अंग्रेजों के बाद कौन आया? अंग्रेजों के बाद डेन लोग आए, डेनिश आए। 1602 में अंग्रेज, डेनिश 1616 में आए, 1616 ईस्वी में आए। डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और अब आएगी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी, फ्रांस से आए। ये कब आए? तो 1664 में आए। कब आए? 1664 में आए।
तो इन 6 देश, ये 6 वो यूरोपियन कंट्री के लोग हैं, यूरोप महाद्वीप में आने वाले देश हैं, वहाँ से भारत में व्यापार करने आए। कब कब ये आए आपने देख लिया। इन्होंने अपने पहली फैक्ट्री कहाँ पर लगाई, तो पुर्तगाल ने सबसे अपनी पहली फैक्ट्री कोची में लगाई, कोचीन में लगाई। डच ने अपनी पहली फैक्ट्री मुसलीपट्टनम में लगाई, मुसलीपट्टनम, ठीक। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगाई, सूरत में। कहाँ लगाई, सूरत में। इसके बाद डेनिश आते हैं, तो डेनिश अपनी पहली फैक्ट्री तरावनकोर में लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं, तरावनकोर में, तरावनकोर, ठीक। इसके बाद फ्रांसीसी आए। अच्छा, हम 5 ही को बताएं क्या, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिश, फ्रांसीसी, 5 ही को होगा, कौन बोलबो नहीं कि 5 को हुआ है, 6वां कहाँ गया। इसके बाद स्वेडिश आए सब, स्वेडिश आए सब, ये सबसे बाद में आए। कब आए सब, 1731 में आए सब, 1731 में आए सब, और जल्दी अपना सब कुछ बेचकर अंग्रेजों को और चले गए यहाँ से। उन्हें पता चल गया कि हम टिकने वाले हैं नहीं यहाँ पर, क्योंकि महारथी बैठा है सब, फ्रेंच बैठा है, ब्रिटिश बैठा है, तो ये सब स्वेडिश चला गया था सब। डेनिश ने अपने क्या कहते हैं, तरावनकोर में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। और फ्रांसीसियों और ब्रिटिशों में, अंग्रेजों में बड़ा कंपटीशन था। जब से फ्रांसीसी आए सब, इतना कंपटीशन बढ़ गया दोनों में, कई लड़ाई भी हुआ, दोनों एकदम आपस में बहुत कंपटीशन रखता था, बहुत संघर्ष करता था सब। इस संघर्ष का शुरुआत पहले ही आते आते कर दिया सब फ्रांसीसी सब, कि देखा सब अंग्रेज सब सूरत में लगाया है, हम सूरत में फैक्ट्री लगाएंगे अपने। सबसे पहले ये भी सब अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में लगा दिया, वहीं से संघर्ष बढ़ने लगा। और स्वेडिश तो अपना बहुत जल्दी ये सब बेच कर चला गया सब अंग्रेज को। तो ये 6 देश के लोग आए थे, 6 देश आए थे व्यापार करने। भारत में ही क्यों आए, और क्या यही सबसे पहले व्यापार करने आए थे? नहीं, ऐसा नहीं, इससे भी पहले व्यापारी लोग आते थे, बहुत व्यापार। हमने देखा सिंधु घाटी की सभ्यता में भी उस समय भी व्यापार होता था। प्राचीन इतिहास में हमने आपको पढ़ाया, फारस से व्यापार होता था, ओमान से व्यापार होता था, जो उस समय मगान कहा जाता था, इन सबसे व्यापार होता था, बहरीन से होता था। तो ऐसा नहीं है। हाँ, इस समय इनसे पहले भी व्यापार था, अरबी व्यापार, अरब के लोग व्यापार करते थे। अरबी व्यापार करते थे। ये भारत से जहाज में सामान भर के मुख्यतः ये सूती कपड़ा और मसाला ले जाते थे, सूती कपड़ा और मसाला, और भी बहुत सारी चीज़ें ले जाते थे, लेकिन प्रमुख है सूती कपड़ा और मसाला। ये भर के जहाज में से ले जाते थे बंदरगाह से। सबसे बड़ा उस समय जो बंदरगाह व्यापार के मायने में देखा जाए तो था, तो वो कोचिन ही था। कोचिन से भी ये भी सब ले जाया करते थे अरब के लोग। तो कोचिन सबसे बड़ा उस समय बंदरगाह था व्यापार के मायने में देखा जाए तो कोचिन से ये सब ले जाया करते थे। और यूरोपीय देशों में कई गुना अधिक दाम पर ये बेचते थे सामानों को, कई गुना अधिक दाम पर। तो पुर्तगालों ने सोचा सबसे पहले कि ये सब अरबी सब आता है कहाँ से लेकर, भारत से लेकर। हम लोग को लगता है कि बड़ा महंगा दाम में बेचता है, खूब महंगा दाम में वो सब खरीदता भी था। और उसके बाद भी नाम था बहुत सूती कपड़ा और मसाला का, भारत के सूती कपड़ा और मसाला का पूरा नाम एकदम पूरा छा गया था यूरोपीय देशों में। सब कोई बस यही खरीदता, कहीं भी जब सूती कपड़ा चाहिए, मसाला भारत का मसाला चाहिए, भारत का सूती कपड़ा चाहिए, तो एकदम एक ब्रांड तैयार हो गया था। और कई गुना ज़्यादा अधिक दाम में बेच रहा भी था सब अरब का लोग। तो पुर्तगालों ने सोचा कि जरूर ये सब बहुत महंगा दाम में बेच रहा है, सब इतना दूर से ले आ रहा है तो बहुत महंगा दाम में बेच रहा है। अगर हम डायरेक्ट भारत से व्यापार करने लगे तो हमें बहुत फायदा होगा, डायरेक्ट हम भारत से व्यापार कर लें, हम इनसे क्यों खरीदें। तो इन्होंने सोचा, पुर्तगालियों ने सोचा कि डायरेक्ट हम व्यापार करें, डायरेक्ट ट्रेड करें। किनसे? भारत से हम डायरेक्ट ट्रेड कर लें। तो अब व्यापार करने के लिए पहले सब सर्वेक्षण तो करना पड़ेगा ना जाकर। रुकिए जरा, एक लग रहा है कॉल आ रहा है। तो पुर्तगाली इन्होंने सोचा कि व्यापार करना है तो पहले जाकर सर्वेक्षण करना पड़ेगा ना वहाँ पर जाकर। तो इन्होंने वास्को डिगामा को भेजा। वास्को डिगामा सबसे पहले आए भारत में। वास्को डिगामा 90 दिन की यात्रा करके, 90 दिन यात्रा की, समुद्री यात्रा, जहाज से 90 दिन का यात्रा की। लिस्बन जो पुर्तगाल की राजधानी है, लिस्बन से ये 90 दिन में
भारत पहुंचे, 90 दिन में भारत पहुंचे समुद्री यात्रा करके, जहाज से आए और कहाँ पर ये कदम रखें, कालीकट में, कालीकट में, कालीकट में कदम रखें। कहिया 20 अप्रैल, 20 अप्रैल नहीं 20 मई, 20 मई 1498, डेट याद रखिएगा, 20 मई 1498, 20 मई 1498 में भारत में आए और यहाँ पर कालीकट के शासक जमोरिन ने इनका स्वागत किया, कालीकट के शासक जमोरिन ने इनका स्वागत किया। स्वागत किया, तो इनको स्वागत करने दीजिए, तब तक हम आपको समय देते हैं स्क्रीनशॉट लेने का, जब तक स्वागत करते हैं स्क्रीनशॉट लीजिए पहले। तो स्वागत भी अभी तक कर लिया होगा और आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो हम इसको मिटाते हैं ताकि आगे का जिक्र हम कर सकें, आगे की कथा आपको सुना सकें। देखिए जमोरिन ने तो स्वागत किया और वास्को डी गामा नजराने के रूप में यहाँ से सबसे पहले वहाँ पर दिखाने के लिए क्या लेकर आए हैं, क्या हम लेकर आए हैं, ये क्या लेकर जाता है अपने जहाज में, जिस जहाज से आया था उसमें भर के सूती कपड़ा और भर के मसाला और भर के थोड़ा बहुत नील, उसमें थोड़ी बहुत नील की भी खेती होती थी, उतनी ज़्यादा नहीं पर थोड़ी बहुत, पूरा भर के जहाज में और ले गया पुर्तगाल अपने देश में। और पुर्तगाल में अपने देश में इसने इसको 60 गुने ज़्यादा दाम पर बेचा। कितना दाम पर? 60 गुना ज़्यादा दाम पर, और सब बिकाई गया, सब बिकाई होगा। बहुत फायदा है भाई, बहुत फायदा है। तो वापस फिर से लौट के आ गया 1501 में, 1501 में फिर लौट कर आया और उस समय 1501 में कोचिन के शासक से इसने अनुमति प्राप्त कर ली व्यापार करने की, अनुमति प्राप्त कर ली। कहा कि हम टैक्स वैक्स आपको देंगे, बढ़िया टैक्स देंगे, तो अनुमति प्राप्त कर ली व्यापार करने की। आप कहेंगे 1501 की बात है, उस समय तो सिकंदर लोदी का शासन था, हमने देखा 1489 से 1517 तक। वो अनुमति क्या वो दिया था ना भाई। दिल्ली सल्तनत का ज़्यादा शासन नहीं था, उत्तर भारत में भी सीमित था, उतना बड़ा फैला हुआ नहीं था। और ये तो दक्षिण भारत की बात है, दक्षिण भारत में आए थे सबसे पहले, कालीकट में, दक्षिण भारत में ही है कालीकट। कोचिन की बात हो रही है, कोचिन से ये लेकर गया था। कोचिन देखा कि कोचिन से ही व्यापार कर रहे हैं, अरब भी, हम भी कोचिन से ही लेकर जाएं, तो कोचिन से भी ये भी लेकर गया था। तो वहाँ पर कोचिन के शासक से इसने छोटा वहाँ का सरदार जो था उस रियासत का, उससे अनुमति प्राप्त कर ली, कहा टैक्स वैक्स देंगे, और वहाँ से व्यापार करने लगा। व्यापार शुरू हो गया और 1503 में पहली फैक्ट्री बैठ गई कोचिन में। 1503 में पहली फैक्ट्री बैठ गई। उस समय फैक्ट्री को कोठी कहा जाता था, कोठी हिंदी में कोठी कहा जाता था, उद्योग नहीं। तो कोचिन में पहली फैक्ट्री बैठी 1503 में, ठीक। ये किस चीज़ की का व्यापार करने लगे? तो सूती कपड़ा मसाला तो करते ही थे, सूती कपड़ा मसाला तो करते ही थे। इसके अलावे इन्होंने तंबाकू की खेती शुरू की। तंबाकू की खेती शुरू करने वाले भारत में सबसे पहले यही थे। इसकी खेती, तंबाकू की खेती। तो तंबाकू की खेती की शुरुआत की इन्होंने, तंबाकू की खेती की शुरुआत की। आलू की खेती भी शुरू की, आलू की खेती। भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करने वाले यही थे, पुर्तगाल ही थी। प्रिंटिंग प्रेस पूछेगा, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत में किसने स्थापित किया? तो पुर्तगाल। जहाज का निर्माण किसने शुरू करवाया भारत में? जहाज का निर्माण पुर्तगाल, ठीक। तो इनके ये सब काम थे। जहाज का निर्माण शुरू करवा दिया, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कर दी, तंबाकू की खेती शुरू करा दी, ये सब इनका कुछ काम था। अब देखिएगा जरा, ये व्यापार तो पूरा करते थे, शासन को स्थापित करने का भी इन्होंने प्रयास किया और कुछ हद तक कर भी लिया था। लेकिन फिर 100 साल बाद आ गए वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज आ गए और सब इनके किए पर पानी फेर दिया। तो ये सब तो व्यापार कर रहे थे, अंग्रेज भी सब व्यापार किया, सूती कपड़ा का भी, मसाला का भी, तंबाकू का भी,
नील का भी, लेकिन साथ में अफीम की भी खेती उन्होंने शुरू की। अफीम बड़ा फेमस उस समय हुआ जब इन्होंने शुरू की खेती, तो भारत में अफीम की खेती। खैर तो ये सब है। अब जब अंग्रेज आया सब, तो अंग्रेज के पास तो बड़ा ताकत ही 100 साल तक तो था, व्यापार कर रहा था। सब आके बोला का रे बाबू शासन चलावे के बाद सब ना सरकार, बस हमने कहा बस व्यापार करके संतोष कर लिया, रोगे शासन करे। तो बस व्यापार करने लगे अपना छोटा मोटा। कुछ जगह इनके कंट्रोल में थे, जैसे 1961 तक इनके कंट्रोल में गोवा और दामन दीव रहा है। बात करेंगे आगे। सबसे पहला जो पुर्तगाल का वाइसरॉय था भारत में, सबसे पहला वाइसरॉय पुर्तगाल का जो था, उसका क्या नाम था? उसका क्या नाम था बाबू? उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। हिल कहाँ गया भाई? हिलो मत। हाँ, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा उसका नाम था। कब आया, कब बना वो वाइसरॉय? 1505 में। तो फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पुर्तगाल कौन था 1505 में? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पहला वाइसरॉय पुर्तगाल का। सब देखने वाला सब यहाँ पर यही था। इसने नीला पानी की नीति दी थी। नीला पानी की नीति इसने दी थी। नीला पानी की नीति, ब्लू वाटर पॉलिसी, नीला पानी नीति चलाई। नीला पानी नीति किसने चलाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ पुर्तगाल 1505। नीला पानी नीति। ये नीला पानी नीति क्या थी? इसमें कहता था कि जहाँ तक भारत में जहाँ तक सागर दिख रहा है, सब सागर हमारी जागीर है, हम वहाँ व्यापार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, हम सागर के स्वामी हैं, अपने आप को सागर का स्वामी मानता था सब। तो नीला पानी नीति ये लेकर आया, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड वाइसरॉय था, इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाल शासन का भारत में। कौन था दूसरा वाइसरॉय था अल्फांसो डी अल्बुकरक। ये 1509 में आया। 1509 में कौन आया? अल्फांसो डी अल्बुकरक। इसको वास्तविक संस्थापक माना गया पुर्तगाल शासन का भारत में, ठीक। इसने क्या किया? जो कर्नाटक में बीजापुर का सुल्तान था उस समय, बीजापुर का जो सुल्तान था, नाम था यूसुफ आदिल शाह, इसको हरा दिया। और इसके कंट्रोल में पूरा कर्नाटक से गोवा तक इसका शासन, रियासत इसकी फैली थी गोवा तक। तो इससे गोवा को छीन लिया। किसने? अल्फांसो डी अल्बुकरक ने। इससे पहले इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी कोचिन को। किसको बनाई थी? कोचिन को। पहली राजधानी, प्रथम राजधानी इन्होंने बनाई थी कोचिन को। और अब गोवा जीतने के बाद इन्होंने गोवा को अपनी राजधानी बना ली, द्वितीय राजधानी। अब दूसरी राजधानी, अपनी नई राजधानी इन्होंने गोवा को बना दी, ठीक है। तो पहली राजधानी इनकी कोचिन थी। आदिल शाह से जीतने के बाद, यूसुफ आदिल शाह से जीत, वो आदिल शाह नहीं, शिवाजी के समय वाला आदिल शाह नहीं, उसको तो शिवाजी नहीं जीता, वो भी बीजापुर का ही सुल्तान था आदिल शाह। 1559 प्रतापगढ़ का युद्ध आपको पढ़ाए थे। तो द्वितीय राजधानी गोवा को बनाया ये यूसुफ आदिल शाह था। खैर ये सब तो बातें रही। इसने सेकंड वाइसरॉय अल्फांसो डी अल्बुकरक ने एक नीति लाई थी, विवाह नीति। ये काला पानी नीति लाया, ये विवाह नीति। क्या कहता था कि भारत में अगर शासन स्थापित करना है तो क्या करो तुम सब जितने पुर्तगाल थे उस समय भारत में, सबसे कह दिया कि सब अधिक से अधिक भारतीय महिलाओं से विवाह करो। हाँ, विवाह करो, उन्हें परम पुरस्कार देंगे, तोहफा देंगे तुम लोग को, विवाह करो ताकि हमारा विस्तार हो सके, हमारा शासन का विवाह कर लोगे भारतीय, तुम भी भारतीय हो जाओगे। तो इस तरह से पुर्तगालियों का शासन फैलेगा। तो विवाह नीति ये लेकर आया कौन? अल्फांसो डी अल्बुकरक, विवाह नीति। इसे ही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके समय में शासन फैला थोड़ा पुर्तगाल का। ये बातें रही। अब देखिएगा, गोवा को इसने तो हथिया लिया था। और आपको पता है सबसे पहले ये आए थे 1498 में पुर्तगाल, और सबसे बाद में गए, आज़ादी के बाद भी ये रहे 1961 में। 1961 तक इनके कंट्रोल में गोवा और दामन दीव था। गोवा और दामन और दीव द्वीप जो है, दामन और
दीव, दामन और दीव, ये इनके कंट्रोल में, गोवा, दामन और दीव के कंट्रोल में 1961 तक था। 1961 तक ये भारत में सबसे पहले आए और सबसे बाद में गए ये पुर्तगाल। ठीक है, तो इतना तो हो गया। अब देखिए इन्होंने ही 1515 में 1515 ईस्वी में भारत में पहला चर्च बनाया। कहाँ बनाया? गोवा में, जिसको दूसरी राजधानी अपनी बनाई थी यूसुफ आदिल शाह से जीतने के बाद। तो 1515 में इन्होंने संत जेवियर नाम का चर्च बनवाया। जेवियर चर्च कहाँ पर? गोवा में, अपनी दूसरी राजधानी में। ठीक है, 1515 में। तो पहला वाइसरॉय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। और दूसरा वाइसरॉय कौन था? तो अल्फांसो डी अल्बुकरक। वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकरक को। यूसुफ आदिल शाह को किसने हराया? अल्फांसो डी अल्बुकरक। विवाह नीति कौन लेकर आया? अल्फांसो डी अल्बुकरक। नीला पानी नीति कौन लेकर आया? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ये सब है। अब देखिएगा, ये तो डच, ये पुर्तगाल आ गए। इनके बाद 1600 में डच आते हैं भारत। 1600 ईस्वी में डच भारत आते हैं। 1600 ईस्वी में डच भारत आते हैं। यहीं पर लिख देते हैं, क्योंकि डचों की कहानी बहुत सीमित है। 1600 में भारत में आए डच भारत में आ गए और इन्होंने अपनी फैक्ट्री सबसे पहले मुसलीपट्टनम में बनाई। मुसलीपट्टनम में डच, पहले बता दिए नदरलैंड के थे ये। मुसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई, मुसलीपट्टनम। इसके बाद इन्होंने अपनी फैक्ट्री सूरत में रखी। सूरत के बाद इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई पिपली। और पिपली के बाद इन्होंने अपनी फैक्ट्री पुल्लीकट। अब ये जो है सारे जो फैक्ट्रियां हैं सब समुद्र के किनारे हैं। क्यों हैं? क्योंकि व्यापार समुद्र के रास्ते से ही होता था। अब बीच में दिल्ली में राजधानी बना दें तो फिर ट्रांसपोर्टेशन का कितना खर्चा लग जाएगा समुद्र के किनारे जाने तक। यहीं पर फैक्ट्री है, यहीं सामान सब मैन्युफैक्चर होगा, यहीं से तुरंत एक्सपोर्ट कर दो। तो सब देख रहे हैं, मुसलीपट्टनम, सूरत, पिपली, पुल्लीकट सब समुद्र के किनारे। कोचिन पुर्तगालियों ने बनाया समुद्र के किनारे, तो सब समुद्र के किनारे ही है। अच्छा, 1759 में, 1600 में डच आए, 1600 में दो बड़ी बातें आ जाएंगे। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1759 में वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और इन डच के बीच एक युद्ध होता है, एक लड़ाई होती है, नाम है बेदरा की लड़ाई। बेदरा बंगाल में एक जगह है। तो बेदरा की लड़ाई में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। सीधे अंग्रेज लिख देते हैं, अंग्रेज जीत गए और डच हार गए। और हमेशा के लिए डचों का व्यापार खत्म हो गया भारत से। डच भारत से चले गए। ठीक है, अब देखिएगा पुर्तगाल को तो पहले हड़का दिया। पुर्तगाल देख लिया शक्ति इन सबका, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। कहा सपना हमको शासन नहीं करना है, बस हम व्यापार करते रहे, आप हमको छोड़ दीजिए। वो सब छोड़ दिया, कहा भाई अपना छोटा मोटा इलाका लेके व्यापार करते रहो, हमको क्या करना है। अब इसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है 1602 में। तो उनकी हम चर्चा करेंगे। पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये देख लीजिए डच उच का किस्सा सब। अच्छा, डच 1600 में आया था, लेकिन अपना मुसलीपट्टनम पहला फैक्ट्री कब बनाया? 1605 में बनाया था। याद रखिएगा, 1605 में बनाया था पहला फैक्ट्री। 5 साल मैंने लग गया था इसको बनाने में, 5 साल लग गया था। पुर्तगाली को भी 5 साल लगा। 1498 में वास्को डी गामा पहले आए थे और 1503 में फैक्ट्री बना कोचिन में, और इनको भी 5 साल लग गया। जिन्हें डचों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1759 की बेदरा लड़ाई में हराया था, उन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को कितना समय लगा अपनी फैक्ट्री बनाने में? तो पूरा 11 साल लग गया। सबसे अधिक समय लगा, लेकिन वही सब राज किया सब। 11 साल उन सबको लग गया। कैसे लगा देखिएगा जरा, इसको मिटाते हैं हम। ये सब तो फिर भी 5 साल में अपना तैयार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों को 11 साल लगा। देखिए मिट गया। ऊपर वाला वो मिटाना नहीं चाहते थे, आधुनिक भारत का इतिहास है नहीं, लेकिन वो भी मिट गया। गलती से मिट गया तो मिट गया। हाँ, तो 1600 में ही तैयारी कर लेते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तैयारी कर लेती है
कि हमें भारत जाना है, तो ये जाती है क्वीन एलिजाबेथ के पास। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश की जो रहती है, ब्रिटेन की, ये एक प्राइवेट कंपनी रहती है, सरकारी नहीं। और जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी रहती है वो प्योर सरकारी रहती है, ये प्राइवेट कंपनी रहती है, प्राइवेट रहती है। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में ही जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय नाम नहीं था, उस समय ये कंपनी एक थी। भारत में आने के बाद इंडिया नाम रख लिया इन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया नाम रख लिया अपना कंपनी का। तो अच्छा, एक बात और ये हम बताना आपको भूल गए थे, जो पुर्तगाल भारत में आए थे उनकी कंपनी का क्या नाम था? उन्होंने अपनी कंपनी बनाई तो उनकी कंपनी का क्या नाम था? पुर्तगालियों की कंपनी का, पुर्तगालियों की कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया। याद रखिएगा इसको, पुर्तगालियों की कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया था। और ये भाई ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको 1600 में क्वीन एलिजाबेथ से अनुमति मिल गई। क्वीन एलिजाबेथ से, जिनके मुकुट में इस समय कोहिनूर हीरा रखा है, एलिजाबेथ तो नहीं है पर उनका मुकुट है। तो क्वीन एलिजाबेथ ने अनुमति दे दी जाकर आप भारत में व्यापार कर सकते हैं, लेकिन 15 वर्ष के लिए इन्होंने अनुमति दी थी। शुरुआत में 15 वर्ष के लिए अनुमति मिला ईस्ट इंडिया कंपनी को, आप जाके भारत में व्यापार करो। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम रख दिया इन्होंने भारत में आकर। एक प्राइवेट कंपनी थी। तो 1602 में ये भारत पहुंच गए। 1600 में इन्हें अनुमति मिली, 1602 में भारत पहुंच गए। 1602 में भारत पहुंचे और अपनी फैक्ट्री बनाना शुरू किया इन्होंने सूरत में। फैक्ट्री हिंदी में कोठी बोला जाता था उस समय से। तो सूरत में इन्होंने बनाना शुरू किया, सूरत में। लेकिन 1605 में जब जहांगीर जब शासक बना 1605 ईस्वी में, जहांगीर को पता चला कि सूरत में फैक्ट्री बना रहा है सब और हमसे अनुमति नहीं लिया। सब किससे अनुमति लिया है? सब वो सब अपना रानी से अनुमति लेकर आया वहाँ से। हमारे यहाँ फैक्ट्री बनाएगा और अपना रानी से अनुमति लेकर आएगा। हमारे बिना अनुमति के वो कैसे बना सकता है? सब बंद करवाओ हम लोग का काम, रुकवा दिया, नहीं फैक्ट्री नहीं बनेगा। अब क्या हो? तो 3 वर्ष बाद 1608 में इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम ने अपना एक दूत भेजा, कैप्टन हॉकिंस को भेजा। कैप्टन हॉकिंस भारत आए, जहांगीर से मिले, वही सलीम जहांगीर से मिले और क्या भाई क्या दिक्कत है? आप टैक्स ले लीजिए, कर ले लीजिए, हमसे बनाने दीजिए फैक्ट्री। समझाया दूत था, राजदूत था, समझाया, जहांगीर समझ गया, अनुमति दे दिया। अब अनुमति मिल गया तो इन्होंने 1613 में अपनी फैक्ट्री बना ली। 1613 में इनकी फैक्ट्री बन गई सूरत में, फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई। ठीक। अब जैसे ही डच को पता चला, डच तो पहले से खुश हो रहा था कि हम 1600 में आए और 5 वर्ष में फैक्ट्री बना लिया। ये सब 1602 से आया, अभी तक फैक्ट्री नहीं बनाई लोग। पहले तो खुश हो रहा था। जैसे ही देखा कि फैक्ट्री बन के तैयार हो गया, बहुत बड़का फैक्ट्री बनाया सब, बड़ा अमीर ताकतवर है सभी सब, तो जल गया सब डच वाला सब। डच जाके भड़का दिया जहांगीर को भड़का दिया इनके खिलाफ। तो जहांगीर ने फिर से रुकवा दिया, फिर से इनका व्यापार बंद करवा दिया, व्यापार रोक दिया डच के भड़काने पर। डचों ने भड़का दिया जहांगीर को। तो जहांगीर साहब ने भाई क्या किया? व्यापार रुकवा दिया इन लोग का। तो फिर 1615 में व्यापार रोकने पर 1615 में फिर दूसरा दूत एक आता है, सर टॉमस, अंग्रेजी में लिखा जाता है सर टॉमस रो, हिंदी में सर टॉमस रो। तो इसको सब कोई रोलाते रहता था, इसलिए इसका नाम क्या लग गया था? रो। सर टॉमस रो आया और समझाया कि आप अधिका कर ले लीजिए, अधिका टैक्स ले लीजिए, मोर टैक्स ले लीजिए, अधिक कर ले लीजिए, कर बढ़ा दीजिए अगर आपको नुकसान लग रहा है तो, लेकिन व्यापार तो करने दीजिए। जहांगीर को सुझा कर बढ़ाने का बात कह रहा है। हाँ ठीक है, तब ठीक है। वो तो हमको डचवा से में भड़का दिया था तो हम मना कर दिए थे, कर बढ़ाना है तो ठीक है। जैसे ही पता चला सर टॉमस रो को डच से भड़काया, जाके बोला सब डच भड़काया है। अब तो पक्किया दुश्मन बन गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, और इसीलिए 1759 की लड़ाई में, बेदरा की लड़ाई में हरा दिया सब, डच का खात्मा हो गया। वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा, सारे अपने भी व्यापार करता, उन सबको भी करने देता सब। हाँ, देख रहा है सब, इतना बरियार आदमी है सब। उसे पुर्तगाल जो 100 साल से व्यापार कर रहा था वो सब ठंडा हो गया इनके आते, और हम अभी 2 साल पहले आए हैं और हम इतना चढ़ रहे हैं सब।
तो अपने करने का फल जैसा किया था वैसा मिल गया। हाँ, ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, अपनी स्थिति देख लेना चाहिए, अपना लिंग अपना हैसियत देख लेना चाहिए, उस हिसाब से काम करना चाहिए। तो खैर अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो शुरू हो गई भाई, शुरू हो गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सूरत में इनकी फैक्ट्री भी बन गई, बढ़िया फैक्ट्री बन गई। अब क्या हुआ कि इन्होंने देखा कि पुर्तगालियों की नीति क्या थी। पुर्तगालियों का साम्राज्य अभी बहुत बढ़ा गया है, उनका शासन बहुत बढ़ गया था, कई बहुत हद तक बढ़ गया था। देखा कि किस तरह बढ़ाया, तो विवाह करके यहाँ के भारतीय महिलाओं से विवाह किया पुर्तगालियों ने, और अपने शासन को अपने साम्राज्य को बढ़ाते गए। हम एक काम करें, हम भी ऐसा ही कुछ करें, पर ऐसा कुछ करें कि जो इन्होंने इतना संघर्ष करके इतने समय से 100 साल में इकट्ठा किया, उसको हम तुरंत पा जाएँ, जल्दी पा जाएँ, ऐसा कुछ करें। तो ऐसा ही किया इन्होंने 1661 में चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, इन्होंने विवाह किया। चार्ल्स द्वितीय किससे विवाह किया, तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी। चार्ल्स द्वितीय अंग्रेज, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा। चार्ल्स द्वितीय ने कैथरीन ब्रिगेंजा से विवाह किया। कैथरीन ब्रिगेंजा जो पुर्तगाल राजकुमारी थी, ठीक। और जैसे ही विवाह किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को दहेज में पूरा बॉम्बे मिल गया। पुर्तगालियों ने जो अपने अंडर में रखा था बॉम्बे, जिनका पूरा फैक्ट्री वहाँ पर बहुत सारा था, व्यापार उनका जो वहाँ पर जो भी था, सब कुछ इन्हें 1661 में बॉम्बे पूरा दहेज में मिल गया। बॉम्बे में पहले गुजरात भी आता था, महाराष्ट्र भी आता था, बाद में अलग हो गया आज़ादी के बाद, बहुत 1668 या 69 में अलग हुआ बॉम्बे। मुंबई महाराष्ट्र और गुजरात अलग बने, तो महाराष्ट्र गुजरात दोनों मिला के बॉम्बे हुआ करता था। तो बॉम्बे इनको दहेज में मिल गया, ठीक। सब भारतीय महिलाओं से विवाह करके सब पाया, सब धीरे धीरे, और ये के बाद पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह कर लिया चार्ल्स द्वितीय, और मिल गया बॉम्बे पूरा। इसी तरह इन्होंने हथियाया और धीरे धीरे अपनी सेना भी बना ली। भाई सब हथियाते गए, शासन बढ़ाते गए अपना, इनका शासन बढ़ते गया, कोई इनके सामने टिके नहीं। पुर्तगाल जो 100 साल से थे वो हाथ गोड़ जोड़ लिए थे सब, हम बड़े ताकतवर, हमको बस व्यापार करने, तो हमको शासन नहीं करना है, इसलिए वो रह भी गए। बाकी जिन्होंने सर उठाया कुचल गया, ये सब मैंने रह गया पुर्तगाल, कहीं समझौता करके था सब। तो यही बात है। अब जो इसके बाद फ्रेंच के बाद हम देखते हैं कि डेनिश आए सब। 1616 में वो डेनिश आए, और उन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री 1620 में अपनी बताएं पहले तरावनकोर में बसाई 1620 में। तो इसके बाद फ्रेंच के बाद आए सब डेनिश आए सब। डेनिश ने अपनी पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री वो कहाँ बसाया, ये 1616 में आए सब, और 1620 में, माने 4 साल में ये सब जल्दीबाजी किया सब, 4 साल में ही तरावनकोर में अपनी फैक्ट्री बना ली 1620 में। लेकिन इन सबको लग गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक यहाँ पर है हमारा व्यापार चमक सकता नहीं है। लेकिन बहुत देर से समझा सब, 200 साल से भी अधिक समय के बाद समझा सब। और क्या किया सब, 1845 में अपने पूरी जो भी इनका था यहाँ पर व्यापार, जो भी फैक्ट्रियाँ थी, जो भी चीज़ यहाँ पर था, सब कुछ बेच दिया किसको, अंग्रेजों को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। कब, 1845, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले ही, 12 वर्ष पहले ही। क्योंकि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चली जाती है और ब्रिटिश पार्लियामेंट का डायरेक्ट शासन हो जाता है। तो डेनिश ने 1845 में अपना सब कुछ बेच दिया किसको, अंग्रेजों को, इंग्लिश को बेच दिया, ठीक, बेच दिया, सब कुछ बेच दिया 1845 में। तो डेनिश भी चले गए, पुर्तगाल हाथे जोड़ लिए, डच आए तो उनका 1759 में सब खात्मा ही कर दिया बेदरा की लड़ाई में।
और बाकी जो है डेनिस आए तो ये सब बेचिए कर चले गए। डेनिस के बाद इनसे लड़ने वाला एक आया था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसके बाद भी जो स्वीडिश आया, हम बताए थे 1731 में आया, वो भी सब बेचकर बहुत जल्दी चला गया, थोड़ा भी देर नहीं रुका। तो डेनिस रुका भी सब 200 साल से अधिक समय तक, वो थोड़ा भी नहीं रुका, सब बहुत कम समय रुका और वो सब बेच कर चला गया सब स्वीडिश सब। लेकिन उसके पहले फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से सरकारी थी, पूरी तरह से सरकारी कंपनी थी फ्रांस की। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में। कब आई? 1664 में, 1664 में आई। और इसे कंपटीशन करना था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से। इसने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इतना जल्दी इतना समृद्ध कैसे हो गया। इसने सूरत को पहले फैक्ट्री बनाई थी, सूरत में। हम भी सूरत में पहला फैक्ट्री बनाएंगे, हम भी सूरत में पहला फैक्ट्री बनाएंगे। इनके कंपनी का नाम क्या था? इनके कंपनी का नाम कंपनी देश इंडेस था, कंपनी देश इंडेस, ठीक है। कंपनी देश इंडेस, और इसके आगे भी है ओरिएंटलिस, इतना बड़ा नाम है, देखिएगा। कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस, कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस, ओरिएंटलिस, ठीक है। कंपनी देश इंडेस ओरिएंटलिस इनकी कंपनी का नाम था। इतना बड़ा नाम था, उतना ही बड़ा काम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से टक्कर लेने गए लोग, लिया भी, बड़ा गजब का लिया टक्कर। देखिए, फ्रांसिस फायरो के नेतृत्व में, फ्रांसिस फायरो के नेतृत्व में, फ्रांसिस फायरो के नेतृत्व में 1668 में, आने के 4 वर्ष बाद 1668 में इन्होंने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाई। इन्होंने देखा कि भाई डेनिस आया, सब इतना छोटा सब 4 साल में तैयार कर लिया, हम भी 4 साल में तैयार कर लें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो 11 साल लग गया था, बाकी सबको 5-5 साल लग गया था, पुर्तगाल और डच को। और डेनिस ही सबसे आगे है, तो हम भी 4 साल में कर लेते हैं। 4 साल में कर लिया तैयार सब सूरत में। अब जब सूरत में तैयार किया तो लग गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि हमसे कंपटीशन कर रहा है। फ्रांसिस फायरो के नेतृत्व में ये हुआ काम, तो ये हमसे कंपटीशन कर रहा है। कंपटीशन बढ़ गया, कंपटीशन बढ़ गया और एक औद्योगिक क्रांति आ गई, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भारत में आ गया। क्या आ गया भारत में? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। इसके पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई तभी से शुरू हो गया था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, लेकिन फ्रांस के आने के बाद और बढ़ गया, क्योंकि अब दोनों कंपटीशन न कर रहे थे। उसके पहले पुर्तगाल आए थे भारत में, लेकिन उन्होंने उतनी इंडस्ट्रीज नहीं बैठाई थी, उतना उनकी वजह से प्रदूषण नहीं फैल रहा था। ये जब आया तो इतना इंडस्ट्री बैठा दिया, हर जगह ये देखो तो इंडस्ट्री, धुआं, हर जगह धुआं निकल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है। और फ्रांस आया, कंपटीशन कर रहा है कि हम ज़्यादा कंपनी खड़ा करेंगे, हम ज़्यादा कंपनी बोल रहे खड़ा करेंगे। दोनों कंपटीशन करने लगा, सब बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री हो गया। इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्रांति के नाम से उसे जाना जाता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया, ठीक है। तो फ्रांसीसी महानिदेशक मार्टिन ने, फ्रांसीसी महानिदेशक मार्टिन ने क्या किया? पौंडुचेरी में फोर्ट लुई बनवाया। फोर्ट लुई ऐसा किला था ये, फोर्ट लुई। यहाँ से खड़े होकर देखो तो पूरा दक्षिण भारत दिखाई देता था। पूरे दक्षिण भारत को आप देख सकते थे यहाँ से, पूरे दक्षिण भारत को यहाँ से देख सकते थे, ठीक है। मार्टिन ने बनवाया। किसने बनवाया? फ्रांसीसी महानिदेशक मार्टिन ने बनवाया, ठीक। अब देखिए, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कई सारे युद्ध हुए। उन सब युद्धों को कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच कई युद्ध हुआ। उन सब युद्धों को कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई भारत में, इन्होंने कर्नाटक के राजा से समझौता कर लिया था, कर्नाटक इनके अधीन हो गया था लगभग। तो इसलिए जितने भी युद्ध इन्होंने लड़े तो कर्नाटक के नाम से कर्नाटक का युद्ध जाना गया।
इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को और जलन हो रही थी, कर्नाटक को आते ही ले लिया इन्होंने। तो फिर शुरू हो गया जंग, कई सारे लड़ाइयाँ हुई इसमें। जो आखिरी लड़ाई इनके बीच की 1760 में बैटल ऑफ वांडीवास, बैटल ऑफ वांडीवास, वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास, इधर लिखते हैं वांडीवास, वांडीवास बड़ा ही महत्वपूर्ण है, वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास। इसमें फ्रांसीसी हार गए, फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज जीत गए, और फ्रांसीसी हमेशा के लिए भारत को छोड़कर चले गए। इसके बाद फ्रांसीसी हमेशा के लिए भारत को छोड़कर चले गए इसके बाद। तो ये कब हुआ? 1760 में हुआ, ठीक है। अब इसमें सेनापति, युद्ध लड़ने वाला सेनापति दोनों की तरफ से कौन कौन था? कौन कौन था? तो इंग्लिश की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से सर आयरकूट था, सर आयरकूट, सर आयरकूट, आयरकूट, ठीक है। और फ्रांसीसियों की तरफ से कैप्टन लाली, कैप्टन लाली थे, कैप्टन लाली। पूरा युद्ध में कैप्टन लाली का पूरा मुंह लाल हो गया, पूरा लाल, कैप्टन लाली से ये नाम। तो कैप्टन लाली थे इधर से और सर आयरकूट इधर से। कैप्टन लाली हार गए, सर आयरकूट जीत गया, और फ्रांसीसी हमेशा यहाँ से फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई। अब फ्रेंच भी नहीं, और इसके पहले 1731 में आई, 1760 में ये चले गए। 1760 में हुआ था, याद रखिएगा। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में। फ्रांसीसी किस युद्ध के कारण गए? वांडीवास के युद्ध में। इसमें कैप्टन लाली फ्रांसीसी की तरफ से, अंग्रेजों की तरफ से सर आयरकूट। फिर इसके पहले 1731 में हमने देखा, मैं बताया था पहले भी कि स्वीडिश आए थे, स्वीडिश आए थे, और स्वीडिश पहले ही जान गए बहुत जल्दी कि हमारे यहाँ पर दाल गलने वाली है नहीं। तो इन्होंने जो कुछ भी यहाँ पर बनाया था कुछ समय में, उसको सबको बेच दिया अंग्रेजों को, अंग्रेजों को बेच दिया, अंग्रेजों को। तो इस तरह से स्वीडिश भी चले गए, और पांचों दब गए। बस एक रह गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसमें पांचों को दबा दिया। ये सब चले गए, एक बस पुर्तगाल रह गया समझौता करके कि बस हम व्यापार करेंगे, हमको शासन नहीं करना है। इन्होंने शासन किया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके बाद ये कैसे शासन करता है, अब देखिएगा। इसके बाद 1707 तक आपने पढ़ा था औरंगजेब शासक था। उसके बाद कोई उतना शक्तिशाली शासक था ही नहीं, सब अय्याश थे। बस खाना मिल रहा था, पानी मिल रहा था, ऐश हो रहा था उन लोगों का, बढ़िया से जिंदगी कट रहा था, उतना ही चाहिए था। दिमाग भी नहीं था किसी के पास, दिमाग खलिया था एकदम सबका। 152 साल तक, 1707 से लेकर 1857 तक 152 साल तक 14 शासक औरंगजेब के बाद आए, लेकिन 14 के 14 नालायक। तो ये सब आराम से शासन किया सब। पहले तो टैक्स भी देना पड़ता था, बाद में जब दस्तक प्रणाली आई, दस्तक प्रणाली के बारे में आपको बताएंगे आगे, उसके बाद टैक्स फ्री सब व्यापार करने लगा सब। तो क्या कहते हैं, और मोहम्मद शाह के बारे में आपको हमने बताया ही, नादिर शाह आक्रमण किया था। ये इतना कायर, जैसे ही नादिर शाह पता चला, नादिर शाह का सामने खड़ा हो गया नादिर शाह बोल रहा है, बाबू सुन ले बानी तहरा मुकुट में कोहिनूर हीरा बा, ली सरकार रौदे ह। अच्छा सुन ले बानी कि तार शाहजहाँ जौन रहने वो एगो तख्त, ये ताऊस बनवैले रहने, मयूर सिंहासन सोना के, हुए का? हाँ यो रौरे हल जाए। तो सब ऐसे ही दे दिया डर के मारे। नादिर शाह इराक का जो आक्रांता इराक से आया था, तो ऐसा तो इन लोग का था। तो कोई बहादुर था नहीं, और दिमाग से भी पैदल ही था सब। तो 152 साल तक उसके बाद आराम से तब अंग्रेज शासन किया सब, कोई इनके रास्ते का कांटा था नहीं। तो ये सब बातें अब आगे देखेंगे अंग्रेजों के शासन को। तब तक आप चाहे यहीं पर हम विराम देते हैं। अब अगले लेक्चर में इससे आगे देखेंगे, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो अगले लेक्चर में मिलेंगे डे 16 में। तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो भारत संस्कृति, जय श्री राम।